में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? आपको पता होगा कि ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त दिए गए हैं। और ये जो सूक्त है ये ऐसे मंत्रों का संकलन है जो देवताओं की स्तुति के लिए गाए गए हैं। इसमें कई नदियों का वर्णन मिलता है। इसमें जो सबसे पवित्र नदी के रूप में वर्णन मिलता है वो है सरस्वती नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी के रूप में वर्णित है। इसके अलावा यमुना एवं गंगा जैसी नदियों का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन गंगा नदी का मात्र एक बार तथा यमुना नदी का इसमें 3 बार उल्लेख किया गया है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले ईरानियों के द्वारा भारत में आक्रमण का प्रयास किया गया था। उसके बाद यूनानियों में सिकंदर जो है वो प्रमुख आक्रमणकारी था। आइए जानते हैं इसके विषय में कुछ अन्य बिंदु। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासकों द्वारा किया गया। ये जो भारत की आप स्थिति देखते हैं, इसी भारत में इस तरफ से जो ईरानी क्षेत्र है वहाँ से सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुए थे और सबसे पहले ये ईरानियों ने किया था। वहाँ पर एक वंश था जिसका नाम था हखमनी वंश। हखमनी वंश के साइरस द्वारा जो है प्रथम आक्रमण किया गया। हालांकि प्रथम सफल आक्रमण जो है वो डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था और बाद में यूनानियों ने इसका जो है पुनरावृत्ति करते हुए भारत में प्रवेश किया था और जिसमें सिकंदर महान के बारे में आप जानते हैं। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो कालसी एक काफ़ी चर्चित प्राचीन स्थल रहा है जो वर्तमान में भी पर्यटन का केंद्र है और यह उत्तराखंड राज्य में है। यह किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित है। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से संबंधित है, जिसके कारण ये चर्चित है। तो इस सही उत्तर को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। यहाँ से अशोक से संबंधित जो है शिलालेख प्राप्त हुए तथा उनके उपदेश प्राप्त हुए, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो काफ़ी चर्चित ये पुस्तक रही थी अपने प्राचीन काल में और वर्तमान में इससे जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फिरदौसी। फिरदौसी ने इस पुस्तक की रचना की थी। ये पुस्तक आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिरदौसी का नाम भी लिखा हुआ है। शाहनामा एक फारसी ग्रंथ है, ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, कई बार यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। फिरदौसी ने इस पुस्तक की रचना की है। फिरदौसी कौन था? तो यह महमूद गजनबी के दरबार में रहता था और शाहनामा की रचना जो है वो फिरदौसी ने ही की थी। तो कई बार किसके दरबारी थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महमूद गजनबी के नाम आप जानते होंगे कि भारत पर इस्लामिक आक्रमणों में सबसे कुख्यात है ये गजनबी, तो इनके बारे में आप याद रखें। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो काफ़ी चर्चित रहे हैं दीवाने अर्ज को लेकर के बलबन। तो इसका सही उत्तर जो है वो बलबन है। बलबन के विषय में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दास वंश का एक प्रमुख शासक था बलबन, जो 1266 ईस्वी में शासक बना और 1266 से लेकर के 1287 तक उसने जो है सल्तनत काल में शासन किया था। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई और इसके लिए जो है विशेष रूप से एक विशेष सैन्य संगठन तैयार किया जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता है। तो यह क्या था? एक प्रकार का सैन्य संगठन था जिसका मुख्य कार्य था सैनिकों की भर्ती एवं निरीक्षण करना। इसी सैन्य संगठन की मदद से उसने जो है तुर्कान चिहिलगानी को समाप्त किया था। इसके अलावा उसने रक्त और लौह की नीति भी लागू की थी। तो बलबन के संबंध में कई अन्य प्रश्न भी हैं जो कि आपको वीडियोज़ के माध्यम से पहले भी अपलोड किया गया है। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो किस मुगल शासक ने ये दिया था? तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि मुगल के समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी, जब भारत में अकबर थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहुंची तो उस समय शासन जहांगीर कर रहे थे। तो इसलिए यह जो फरमान है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? जहांगीर के द्वारा दिया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला आदेश जो है वो जहांगीर ने दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो विलियम हॉकिंस था, जो 1608 में आया था और इसी को ये फरमान दिया गया था। हालांकि 1600 में जब ये कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय जो शासक मुगल वंश की सत्ता पर काबिज थे उसका नाम अकबर था। आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन एक ऐसी संस्था थी जो एक समाज सुधार के उद्देश्य से बनाई गई थी और इसकी स्थापना जो है
स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर किया गया था। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी जो है ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखते थे, यानी वो एक प्रकार का दार्शनिक संगठन के रूप में इसे विकसित करना चाहते थे। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? आपको पता है कि भारत का संघीय व्यवस्था में कई प्रकार के उदाहरण जो है अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। इसी में से एक जो परिकल्पना की गई है सहकारी संघवाद की परिकल्पना, तो ये जो है किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर जो है वो जी ऑस्टिन है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को मूल रूप से भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कह करके संबोधित किया है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में स्टेट और नेशन दोनों एक साथ संयुक्त रूप से काम करते हैं और इसीलिए इसको जो है इन्होंने सहकारी संघवाद कह करके संबोधित किया है। हालांकि केसी वियर और ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कह करके संबोधित किया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दोनों के कथन को यहाँ से याद रखिए, दोनों में से कोई भी प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो सबसे पहले आते हैं इस प्रश्न की ओर, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 69वां संविधान संशोधन। 69 संविधान संशोधन जो है वो 1991 में लाया गया था और इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जो है दिल्ली को चिन्हित किया गया। हालांकि अन्य जो संविधान संशोधन है उसमें 61वां भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में किया गया था, इसके तहत मतदान की जो आयु थी वो न्यूनतम आयु पहले 21 वर्ष थी, इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, जो वर्तमान में भी 18 वर्ष है। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखा जाता है। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है सबसे पहली बार 1955 में पारित किया गया था। आपको पता है कि वर्तमान में भी संशोधन करते हुए यही अधिनियम लागू है और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता जो है वो 5 प्रकार से मिलती है। यह है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर, यानी दूसरे क्षेत्र को यदि भारत में मिला लिया जाता है तो उस क्षेत्र सीमा में रहने वाले लोग भारतीय हो जाते हैं। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये काफ़ी चर्चित भी रहा है और आपने इसे कई बार पढ़ा भी होगा। मैंने भी अपने वीडियोज़ के माध्यम से कई बार ये आपको पढ़ाया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत के भाव को अंत करने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। यह 5 वर्ष कब से प्रारंभ होता है? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा किए जाने के बाद। इसमें आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाने तिथि से, अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है अपने पद ग्रहण के दिन से, यानी जिस दिन वो शपथ ग्रहण लेते हैं उस दिन से उनका 5वां वर्ष प्रारंभ हो जाता है और उसी दिन वो 5 वर्ष पूरा करते ही अपने पद से हट जाते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न आता है, इसलिए ये कुछ मूल पॉइंट भी आपके संलग्न किए गए हैं। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री, क्योंकि आर्टिकल 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं और इसका काम क्या होता है? तो केंद्र और राज्य एवं राज्यों के बीच जो है वो समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि के अध्यक्ष भी होते हैं। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर।
निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो एज ए लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं। वास्तव में लोकसभा अध्यक्ष केवल और केवल मात्र एक सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं दिलाया जाता है। तो यानी यदि आपसे लोकसभा अध्यक्ष लिख करके प्रश्न पूछे तो ये बिल्कुल ही गलत है। उन्हें केवल एक लोकसभा अध्यक्ष नहीं बल्कि एक सांसद के रूप में शपथ दिलाया जाता है। जब उन्हें अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो एक उपाध्यक्ष को या अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? ऑप्शन है सूत निर्माण, पशुपालन, फसलों की खेती और विद्युत। आपको पता है कि एग्रीकल्चर, पशुपालन आदि प्राथमिक क्षेत्र में, सूत निर्माण द्वितीयक क्षेत्र में, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो विद्युत बच जाता है वो तृतीय क्षेत्र का भाग हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा कुछ तृतीय क्षेत्र के प्रमुख जो है वो पॉइंट्स को देख लेते हैं। विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग है, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र तथा उद्योग द्वितीय क्षेत्र का भाग होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत स्पेशली व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि प्रमुख जो व्यवसाय है वो शामिल होते हैं। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन से एक विशेष अर्थ निकल करके सामने आता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में उत्पादन से तात्पर्य उपयोगिता को लेकर के है। कैसे, आइए समझते हैं। उपयोगिता का अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। अतः मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति का सृजन करना ही उत्पाद कहलाता है। इस प्रकार ये उपयोगिता ही उत्पादन का वास्तविक अर्थ है। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? आपको पता है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एक परिकल्पना लाई गई थी, जिसके माध्यम से स्थानीय क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। इसकी सिफारिश सबसे पहले नरसिम्हन समिति के द्वारा की गई थी और इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर 1975 में जो है ग्रामीण बैंकों का कॉन्सेप्ट जो है लाया गया था। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1972 में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण के अलावा वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एज ए इकोलॉजी सेक्शन से, तो इसलिए इसे जरूर याद रखें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो काफ़ी चर्चित ये खेल है राधा मोहन कप। ये राधा मोहन कप जो है वो पोलो खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, पोलो। पोलो क्या होता है? तो ये घुड़सवारी का खेल होता है। घोड़े पे बैठे हुए चार सदस्य जो है एक दूसरे के टीम में होते हैं और ये नीचे रखे गेंद को डंडों से मार करके खेलते हैं। तो इस खेल को पोलो कहा जाता है। इसे इतिहास में आपने चौगान के नाम से सुना होगा और इसी को खेल खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई थी। राधा मोहन कप जो है वो पोलो खेल से संबंधित है। इसके अलावा पोलो खेल के प्रमुख कप एजार कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप आदि जो है वो प्रमुख हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। खासा या खास जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो खास जनजाति जो है वो एक चर्चित जनजाति है। वर्तमान में यह उत्तराखंड से संबंधित है। हालांकि ये खास जनजाति जो है इसका मूल निवास जो है वो प्राचीन निवास गांधार पाकिस्तान क्षेत्र में था। वर्तमान में ये जो है पशुपालन और कृषि कार्य करते हुए ये खास जनजाति के रूप में जो है ये उत्तराखंड क्षेत्र में निवास करते हैं। इनके यहाँ एक प्रथा चलती है घर जमाई प्रथा, जिसको लेकर के ये काफ़ी चर्चित रहते हैं और ये घर जमाई प्रथा के लिए भी चर्चित है। तो खास जनजाति का संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख अन्य जनजातियों की बात करें तो जौनसारी, बुक्सा, थारू आदि प्रमुख जनजातियां हैं जो उत्तराखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है?
काकड़ापारा परमाणु परियोजना भी है और जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है, तो यहाँ पर ताप्ती जिले से संबंधित यह परियोजना ताप्ती नदी पर है। काकड़ापारा परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर बनाया गया है, और ये आप ताप्ती रिवर की फोटो भी यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर ये परियोजना आपको दिखाई दे रही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो डफला एवं अबोर की पहाड़ी जो है ये भारत के पूर्वोत्तर भाग में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। इस मैप को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहाड़ी जो क्षेत्र है हिमालय का, इसी में ये डफला, ये अबोर, इसके अलावा डफला, अबोर, मिरी और मिसमी आदि पहाड़ी जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। आते हैं, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? ये आपने घास के स्थल से संबंधित जो वीडियो अपलोडेड है वहाँ से भी आपने कई बार पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कह करके संबोधित किया जाता है। ब्राज़ील में इसे कंपास, और उत्तरी अमेरिका में जो है इसे प्रेयरी, और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड कह करके इन मैदानों को संबोधित किया जाता है। तो द पंपास क्षेत्र ये अर्जेंटीना का मैप है, और यहाँ पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यही जो है वो पंपास क्षेत्र का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जापान का डेट्रॉइट शहर किसे कहा गया है? किस शहर को डेट्रॉइट कह करके संबोधित किया जाता है? तो जापान में जो नागोया शहर है इसे डेट्रॉइट कह करके संबोधित किया जाता है। इसका कारण क्या है? तो जापान का डेट्रॉइट नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे ये संज्ञा दी गई है। इसके अलावा कपड़ा उत्पादन के लिए जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका शहर को कहा जाता है, और ये भी इसलिए काफ़ी प्रचलित है। तो ये दोनों ही पॉइंट नागोया और ओसाका दोनों अलग अलग कारणों से चर्चित है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जापान का मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको स्पेशली ये शहर इंगित किया गया है जो नागोया शहर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो हुजा घाटी जो भाग है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। अगर बात करें हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी की, तो आप अगर ये देखेंगे कि भारत का ये जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा अगर हम मान लें, और ये मान लें हमारा पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र, तो इस प्रकार से हिमालय की श्रृंखला जो है वो लंबी श्रृंखलाओं में 4 लाइनों में बटी हुई है। इस 4 लाइनों में जो सबसे उत्तरी भाग में जो लाइन है इसे ही हम लोग ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद वाले को हम लोग बृहत हिमालय कहते हैं, उसके बाद वाले को मध्य हिमालय कहते हैं, और सबसे जो आखिरी है जो भारत के सिरे से सटा हुआ है उसे हम लोग शिवालिक श्रेणी कहते हैं। इस दौरान कुछ ऑब्जेक्टिव आप याद रख सकते हैं। जो ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है यहाँ पर K2 जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि एवरेस्ट की जो चोटी है वो सबसे बड़ी और सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए देखते हैं फिर से। हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियों में नुब्रा, सिगार, हुजा आदि जो है वो चर्चित हैं। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो आपको अपलोडेड है, वहाँ से जरूर एक बार देख लें। आइए हम लोग अगले वीडियो की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर। बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये काफ़ी चर्चित लोक नृत्य है और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल का जो ये लोक नृत्य है बाउल और जात्रा, ये मैंने वीडियोज़ में पढ़ाया भी है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। जबकि यक्षगान कारगा नृत्य जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। तो एक बार नृत्यों की सूची आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेंगे, जो अलग अलग नृत्य जो किस राज्य से कौन सा नृत्य संबंधित है, खास करके लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, यहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते रहते हैं। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, ये साइंस का एक अच्छा नियम है और ये 8th-9th क्लास में ही पढ़ना है स्पेशली। ये वास्तव में प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। और ये क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब एक तल में होते हैं, और किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्गीय प्रकाश आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो इससे संबंधित जो नियम है वही है स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ का जो संबंध है वो किससे है? प्रकाश के अपवर्तन से है।
आते हैं अगले पॉइंट की ओर। 28वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया है सूची 1 में, सूची 1 में जो दिया गया है वो दिया गया है आपको अलग अलग मात्रक और उसके जो है मात्रक से जुड़े हुए तथ्य। तो इनको मिलान करते हैं। तो आइए सही रूप में देखते हैं क्या है ये। तो आपको पता है कि क्यूसेक से जो है वो जल प्रवाह की दर जो है वो मापी जाती है। तो यानी ये प्रवाह की दर मापी जाती है। बाइट क्या होता है? तो कंप्यूटर का एक जो है ये डिजिटल सूचकांक होता है, एक सूचना का मात्रक होता है इसको। रिएक्टर से जो है स्पेशली हम लोग भूकंप का मापन करते हैं कि भूकंप की तीव्रता क्या रही है, और बार से हम लोग दाब का मापन करते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो कोका कोला आप जानते हैं कि कोक से बना होता है, और कोक जैसे ही आएगा तो आप कॉफ़ी से संबंधित जोड़ करके इसे याद रख सकते हैं कि कोका कोला का ये जो पॉइंट है इसका सही उत्तर है कैफीन। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में कैफीन की मात्रा होती है, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में स्पेशली पाया जाता है। और निकोटीन जो होता है वो तंबाकू में स्पेशली पाया जाता है, और कैरोटीन जो है वो आप चाय में जानते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसको याद रखेंगे कि कोका कोला जैसे शीतल पेय पदार्थों में कैफीन की मात्रा जो है वो होती है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो आपको यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने पढ़ा होगा कि एक परमाणु का जो नाभिक होता है इसे हम लोग जो है न्यूक्लियस कहते हैं, यही नाभिक है। इसके अंदर जो होता है वो प्रोटॉन होता है एवं न्यूट्रॉन होता है, और जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर होते हैं। इसमें प्रोटॉन पर जो है वो धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश नहीं होता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है उस पर निगेटिव चार्ज होते हैं, जिसके कारण जो है आप जानते हैं कि परमाणु उदासीन माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जबकि इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। आते हैं एक तीसरे प्रश्न की ओर। एक तीसरा प्रश्न है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर जो है वो परमाणुिक सिद्धांत जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। जॉन डाल्टन के द्वारा ये परमाणुिक सिद्धांत जो दिया गया, इसमें कहा गया है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों के बने होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। तो इसी सिद्धांत को जो है ये परमाणुिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, और ये डाल्टन के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन होता है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो, उसके लिए कई ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात, लेकिन इसका सही उत्तर है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होते हैं। इसका कारण क्या होता है आइए जानते हैं। पिटवा लोहा इसलिए सबसे शुद्ध होता है क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो सबसे कम होती है। कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी उतना ही लोहा मजबूत और अधिक तन्य होगा। तो ढलवा लोहा के तुलना में पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कम होती है, जिससे वो अधिक तन्य और अधिक मजबूत और अधिक शुद्ध होता है, जिसके कारण इसे लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कहा जाता है। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। चिली सॉल्ट पीपर का रासायनिक रूप क्या है? तो चिली के क्षेत्रों में ही सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, जिसके कारण इसका नामकरण चिली सॉल्ट पीटर के रूप में हुआ। इसे हम लोग NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट के रूप में जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सोडियम नाइट्रेट। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर या सोरा कह के संबोधित किया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कह करके भी संबोधित किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो याद रखें, साथ ही साथ ये भी याद रख लें क्योंकि इस उपनामों से भी जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं। 34वां प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, तारक केंद्र आदि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा पहले भी कि जो DNA होता है वो एक कोशिका के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा अगर बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया जब तक विशेष रूप में अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा नहीं जा सकता है और ये पावर हाउस के रूप में काम करता है और इसके अंतर्गत जो है वो डीएनए पाया जाता है। यह एक कोशिका को दर्शाया गया है और एक कोशिका के अलग अलग पार्ट को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है, ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। इसके अलावा कोशिका के अलग अलग पार्ट्स के वर्क क्या है ये भी ध्यान में रखिएगा, ये अलग अलग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 35वें प्रश्न में आते हैं, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है 33। और ये फिगर के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। मेरुदंड का मतलब होता है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे मेरुदंड कहा जाता है और इसमें कुल 33 ब्रैकेट बने होते हैं और किस किस ब्रैकेट में कितनी कितनी हड्डियां होती है कुल, ये भी यहाँ आपको डिवाइड करके दिखाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होता है वो 33 होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो सबसे पहले आप जान लें कि जम्मू कश्मीर वो क्षेत्र है जहाँ पर केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यह एक बैंगनी रंग के फूल से प्राप्त होता है। तो फूल के किस पार्ट से प्राप्त होता है? तो आइए देखते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है वर्तिकाग्र, यानी ये फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं, इन पंखुड़ियों के बीच में ये छोटे छोटे जो है ये रेशे निकले होते हैं। इन्हें फूलों से तोड़ा जाता है, बाद में इनको यहाँ से निकाल करके जो है इसको बनाया जाता है। इसी को केसर कहा जाता है। क्रोकस नामक पौधे के फूल के वार्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से इसे प्राप्त किया जाता है और यह काफ़ी महंगा भी होता है और भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है, फुफ्फुस धूलमीयता से वे रोग ग्रसित होते हैं जो निम्नलिखित उद्योग में काम करते हैं। यह एक प्रकार की गंभीर बीमारी है जो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को हो सकती है। तो ये कहाँ के लोगों को स्पेशली होती है? तो जो धूल मिट्टी वाले काम करते हैं उनको होने की संभावना ज़्यादा होती है। यही कारण है कि कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले लोगों को फुफ्फुस धूलमीयता रोग जो है वो अधिक होने की संभावना होती है। इसके अलावा एस्बेस्टस उद्योग में काम करने वाले लोगों को भी ये गंभीर रोग हो सकता है। इसका मूल कारण है धूलकण। इसके प्रमुख लक्षण होते हैं सांस लेने में कठिनाई होती है और सिर में दर्द, और बाद में इनके फेफड़े जो है स्पेशली प्रभावित हो जाते हैं और इसके कारण जो है वो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम काफ़ी चर्चित अधिनियम रहा है और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि यह एक्चुअली बाल विवाह से संबंधित अधिनियम था। तो ये क्या है आइए जानते हैं इसके विषय में। 1930 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया जिसे शारदा अधिनियम ही नाम दिया गया। इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम विवाह की आयु निर्धारित की गई जिसमें लड़कियों के लिए 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, जो कि उस समय की दृष्टि से काफ़ी अच्छी थी। बाद में स्वतंत्रता के बाद लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो आपको पता है कि भारत में स्वराज शब्द जो है वो दयानंद सरस्वती जी द्वारा लाया गया था। हालांकि अगर कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो कलकत्ता 1906 है। और इसके संबंध में आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है वो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और यह बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। आते हैं अगले प्रश्न में, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो गांधी जी के द्वारा आपको पता है कि वैसे समय में जब द्वितीय विश्व युद्ध की घड़ियां चल रही थी तो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का कदम उठाया गया था और ये 1940 यानी 1940 में ये कदम उठाया गया और इसमें व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रही चुने गए थे जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सबसे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि त्रिपुरी संकट क्या था। तो त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जब चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो चुनाव जीते थे। हालांकि गांधी जी ने जो सपोर्ट किया था वो पट्टाभी सीतारमैया को किया था और वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि ये उनकी नहीं बल्कि मेरी हार है। बाद में गांधी जी के मनमुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने जो है अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनके त्यागपत्र देने के बाद जो व्यक्ति जिन्हें यह पद दिया गया अध्यक्ष का वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये कई एग्जाम में पूछा गया और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि त्रिपुरी में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दिया तो किन्हें बनाया गया था? तो इनके अध्यक्ष बने थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये याद रखिएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फिर इसी के बाद 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आते हैं 42वें प्रश्न की ओर। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई प्रश्न आपको पहले भी पूछे गए हैं, तो आइए जानते हैं इसके विषय में। यह एक यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे शतपथ ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रमाणिक और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रंथ में यानी शतपथ ग्रंथ में 100 अध्याय दिए गए हैं तथा इसे 14 कांडों में विभाजित किया गया है। शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आते हैं 43वें प्रश्न की ओर। कथा सरित सागर एक पुस्तक है जो काफ़ी चर्चित थी प्राचीन काल में। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है सोमदेव। सोमदेव द्वारा जो है कथा सरित सागर की रचना की गई थी। ये इसके रचयिता थे। रचना से मौर्य काल के विषय में भी जानकारी मिलती है। हालांकि यह जो पुस्तक है यह कश्मीर के एक लेखक के द्वारा यानी सोमदेव के द्वारा लिखी गई है और इसमें स्पेशली कश्मीर के इतिहासों का जिक्र किया गया है, लेकिन इससे मौर्य काल के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। यह एक संस्कृत भाषा की ग्रंथ है। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यह संस्कृत की ग्रंथ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक शामिल है। आते हैं 44वां प्रश्न। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो आपको पता है कि राजस्थान यानी घग्गर नदी और घग्गर नदी यानी कालीबंगा। इसका सही उत्तर जो है वो है कालीबंगा, क्योंकि राजस्थान के क्षेत्र में बहने वाली घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा जो है वो पाई गई थी, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थल था। इसके अलावा चन्हू दरो जो है वो सिंधु नदी के किनारे, बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पाई गई थी। कालीबंगे के बारे में बात करें तो यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, जो इसके लिए महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा जूते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए, जो कई बार प्रश्न में पूछे गए हैं। बात करते हैं उदायन किस वंश का शासक था? उदायन काफ़ी चर्चित रहा है क्योंकि उसने पाटलिपुत्र जैसे नगर की स्थापना की थी, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही उत्तर जो है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और बिंबिसार के बाद जो है उदयन आया था अजातशत्रु के पुत्र के रूप में। उसने हर्यक वंश के शासक के रूप में शासन किया। उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर एक नगर बसाया जिसे पाटलिपुत्र नगर के नाम से जाना जाता है। बाद में इसी नगर के पास जो है पटना नामक शहर को जो है शेरशाह सूरी ने विकसित किया, जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है। आते हैं 46वें प्रश्न की ओर। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आप जानते होंगे कि पेड़ों पर जो है एक लत्ती नुमा जो है वो एक परजीवी होता है, उसे ही हम लोग अमरबेल कहते हैं। इसका सही उत्तर जो है ये है परजीवी। वास्तव में अमरबेल क्या होता है? तो ये एक परजीवी होता है जो दूसरे जीवों के सहारे जीवन शुरू करता है। जैसे ये पौधा आप दिखाई दे रहा है फोटो में, इस पौधे पर ये जो लत्ती नुमा आपको दिखाई दे रहा है यही है अमरबेल। और यह जिस पौधे पर टिकता है उस पौधे से जो है अपने भोजन को प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल बनाने की क्षमता नहीं होती है, यानी अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना पाते हैं। और जिस पर ये टीके होते हैं वो परपोषी कहलाते हैं और ये अमरबेल जो है ये उसके परजीवी कहलाते हैं। तो कई बार ये परपोषी को ही नाश कर देते हैं उन पर विकसित होते होते। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पादपों में जल का परिवहन किस टिश्यू के माध्यम से होता है? ऑप्शन है रंध्रों के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो पादपों में जल का परिवहन जो है वो जाइलम टिश्यू के माध्यम से होता है। फ्लोएम एवं जाइलम ये दो प्रमुख टिश्यू होते हैं किसी पौधे में। तो फ्लोएम का जो कार्य होता है वो पत्तों से बने हुए भोजन को पेड़ के अलग अलग भागों में पहुंचाना होता है, जबकि जाइलम टिश्यू जो होते हैं ये खनिज एवं जल को जो है जमीन से लेकर के अलग अलग पौधे के भाग में पहुंचाते हैं। तो जल को पहुंचाने वाला या परिवहन का कार्य जो है वो जाइलम करता है, जबकि भोजन तैयार होते हैं जब पत्तों से तो इसे पहुंचाने का काम अलग अलग पार्ट में फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ये दोनों ही परिवहन टिश्यूज के रूप में जाने जाते हैं। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो मेढक के श्वसन के 3 अंग होते हैं स्पेशली। एक तो उसका त्वचा होता है, दूसरा वो अपने मुंह के माध्यम से और तीसरा फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है। इस प्रश्न की दृष्टि से देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी फेफड़े और त्वचा दोनों के माध्यम से वह श्वसन का कार्य करता है।
और ये कई बार प्रश्न के रूप में भी पूछा गया है। मानव जो है अपने नाक मुंह से श्वसन करके फेफड़ों की सहायता से इसका श्वसन कार्य को अंजाम देता है। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता है कि पालक जो है काफ़ी पौष्टिक और सुपाच्य खाद्य पदार्थों में शामिल है। इसमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो पालक में मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम प्रमुखता से पाए जाते हैं और विटामिन में विटामिन ए एवं सी पाए जाते हैं। तो काफ़ी जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है पालक, और एसिड के रूप में इसमें ऑक्जेलिक एसिड के रूप में पाया जाता है। अब आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा 50वां प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो ये कूटपाद जो है ये भोजन पचाने के लिए पाया जाता है और ये पाया जाता है अमीबा में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अमीबा। अमीबा में गमन के लिए जो है कूटपाद पाए जाते हैं। तो ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा सेट हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा कि कम से कम 2500 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला ये तैयार हो जाए, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले इसे रिवीजन कर ले तो आप मैक्सिमम आपके प्रश्न जो है यहाँ से एग्ज़ाम में टकरा जाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला पसंद आएगी। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें, इसे शेयर करें और दोस्तों को बताएं, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।